चलो जी, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट बी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो 20 में से 8 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो ये 8 मार्क्स का चैप्टर है हमारे पास, 20 मार्क्स का आपका पार्ट बी आता है, उसमें से 8 मार्क्स का ये आपका चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जो इसका डिवीजन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि आपके पास एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे और 6 मार्क्स का एक प्रॉपर क्वेश्चन आपके पास आएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है ही, एज वेल एज आप लोग अपना प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके अंदर भी आपने ये काम किया है। तो चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो बुक थी, ये बेसिकली ये बुक ही इसी चीज के ऊपर है कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर रहे हो, जिसमें आपने कॉमन साइज वाले सारे आपने काम किए, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बनाई, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाई, अकाउंटिंग रेशियोज आपने निकालने सीखी, इतनी सारी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये हमारे जो बिजनेस चल रहा है इसमें कैश का फ्लो कैसे हो रहा है। कैश का फ्लो कैसे, फ्लो का मतलब क्या होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों। तो यहां पर ये भी हमारा है एक टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, और ये बनाया जाता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ठीक है क्या ये स्टेटमेंट? दिस स्टेटमेंट शोज द कैश फ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब कैश तो आपको पता ही है, प्योर आपकी कैश की फॉर्म, कैश इन हैंड जो होता है बेसिकली आपका। कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है विच इज इक्विटेबल टू द कैश, लाइक कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और ये हम लोग काउंट करते हैं ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए आप इस स्टेटमेंट को बनाते हो। ठीक है, आप इसके अंदर कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो देखोगे फ्रॉम द 3 एक्टिविटीज। ऐसा कहा जाता है कि हम अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, हमने उनको 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। और पहली कैटेगरी का नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी कैटेगरी का नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरी कैटेगरी का नाम है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और ये 3 वही लीड रोल्स हैं जो हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज जहां पर आप वो सारे काम करते हो जिससे आप एक्चुअल में रेवेन्यू अर्न करते हो। रेवेन्यू मतलब पैसा आता है आपके पास। जैसे कि अगर मैं इनफ्लोज की बात करूं कि वो कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं जिनसे आप कैश का इनफ्लो जनरेट करते हो। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा इनफ्लो का जो आपका पॉइंट है वो है कैश सेल्स। आपने अपना सामान बेचा, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी क्या है भाई, आप जिस चीज का काम करते हो आपको वहीं से पैसा मिल रहा है, आप अपना सामान बेचकर पैसा कमा रहे हो, तो कैश सेल्स। प्लस ऐसा भी हो सकता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। आपने उधार में सामान बेचा होगा तो आपको आपकी उधारी का पैसा वापस मिल गया, डेटर्स से पैसा की बात हो रही है सिर्फ यहाँ पे, डेटर्स आपके ट्रेड से रिलेटेड होते हैं, आपके ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स यहाँ पर आ गया। चलो, आउटफ्लो के क्या रीजंस हो सकते हैं भाई, पैसा बाहर क्यों जा रहा है? हो सकता है आपने रॉ मटेरियल खरीदा, कैश परचेजेस हुई हो, आपने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दियो, कैश पेड टू क्रेडिटर्स हुआ हो, आपने रेंट पे किया हो, भाई आपकी फैक्ट्री में आप काम करते हो तो रेंट पे करते हो, उसके अलावा आप अपने यहाँ पे वर्कर से, एम्प्लॉय से काम कराते हो तो उनको सैलरी देते हो। देखो, ये वो सारी एक्टिविटीज का इनफ्लो और आउटफ्लो है जो आपके बिजनेस ऑपरेशन से जुड़ा है, जो आपकी मेन बिजनेस एक्टिविटी है उससे जुड़ा है। आप काम कर रहे हो तो काम करते टाइम ये खर्चे तो आपको करने पड़ेंगे ना, और खर्चे करोगे तो ये इनकम जनरेट होगी आपको, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्ट आप कहां करते हो? फिक्स एसेट्स में या इन्वेस्टमेंट में, जो आप किसी के शेयर्स खरीद लिए, किसी के डिबेंचर्स खरीद लिए, किसी के बॉन्ड्स खरीद लिए, यानी कि डिस्पोजिशन ऑफ योर इनकम है। और वो डिस्पोजिशन ऑफ इनकम किसके अंदर है? फॉर द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स और द इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो अगर मैं इन्वेस्टिंग की बात करूं तो इन्वेस्टिंग के अंदर इनफ्लो और आउटफ्लो का क्या सोर्स हो सकता है? तो भाई देखो, अगर आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करते हो, पहले मैं आउटफ्लो की बात करूंगी। पैसा जाएगा कब? जब आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हो पैसा, तो पैसा जाता है ना आपके पास से। तो बेसिकली जब जब आपने परचेज किया होगा फिक्स्ड एसेट्स को,
बिल्डिंग खरीदी, प्लांट खरीदा, मशीनरी खरीदी, पैसा गया ना आपके पास, आपने पैसा लगा लिया ना अपने बिजनेस में फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस। उसी तरीके से अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करी, यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म वालों की बात कर रही हूँ, आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो, आप किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीद रहे हो, डिवेंचर्स खरीद रहे हो, तो वो आपके इन्वेस्टमेंट में तो काउंट होता है, तो ये आपके आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, ये फिक्स एसेट टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर मैं इनफ्लो की बात करूं तो इन्हीं एसेट को अगर आपने बेच दिया हो तो पैसा वापस आ जाएगा, अगर आपने इसी इन्वेस्टमेंट को बेच दिया हो तो पैसा वापस आ जाएगा। अच्छा, आपने फिक्स्ड एसेट अपना खरीदा और आपने अपनी उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दिया, तो रेंट आएगा नहीं आएगा? क्या रेंट रिसीव करना आपके बिजनेस ऑपरेशन का काम है? बिजनेस ऑपरेशन एक सेकेंडरी एक्टिविटी है। हाँ। वो आपने इन्वेस्टमेंट करी तो आपने वो इनकम जनरेट करी ना, तो अगर कभी भी आपकी इन्वेस्टमेंट की वजह से आपको कोई इनकम जनरेट हो रही है तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, तो रेंट रिसीव्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद कई बार क्या होता है, जैसे इन्वेस्टमेंट हम नॉर्मली करते हैं तो हमें इंटरेस्ट भी मिलता है उसके ऊपर, तो इंटरेस्ट रिसीव हो गया, ठीक है। अगर आपने किसी के शेयर्स खरीदे होंगे तो उसके ऊपर आप डिविडेंड रिसीव करोगे, तो ये सारे इनफ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्वेस्टिंग की बात कर रही हूँ, बिल्कुल लॉजिकली समझना चीजों को। इन्वेस्ट कर रहे हो आप, पैसा कहीं लगा रहे हो, और वो पैसा लगना होना चाहिए अदर देन योर बेसिक बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग। देखो, फाइनेंस हमेशा रिप्रेजेंट करता है हाँ मनी को, ठीक है। मतलब आप अपनी पैसों की समस्या का समाधान कर रहे हो यहाँ पे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब है आपको ऐसे इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में जानना है जिसकी वजह से आपकी कंपनी में पैसा आता है और जाता है। और देखो, फाइनेंस के हमारे पास दो ही सोर्सेज हैं, एक तो ऑनर्स फंड और बोरोड फंड। या तो हम शेयर्स में पैसा लगाते हैं या हम किसी से पैसा उधार लेते हैं, चाहे वो बैंक से लोन ले लें चाहे डिवेंचर्स के थ्रू ले लें। तो जब भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात होगी तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी रिप्रेजेंट करेगा हमारी किस चीज की नीड को, हमारी फाइनेंस की नीड को। यानी कि हम पैसा कहां से लेकर आते हैं अपने बिजनेस के अंदर, फाइनेंस कहां से आता है, पैसा कहां से आता है। तो उसके अगर मैं इनफ्लो और आउटफ्लो की बात करूं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से इनफ्लो के आने के चांसेस कहां से हैं? अगर आपने कभी भी शेयर्स को इश्यू किया, अगर आपने कभी भी डिवेंचर्स को इश्यू किया, अगर आपने लोन लिया फ्रॉम द बैंक, ठीक है, अगर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट मिल गया, और भी एक दो चीजें हो सकती है, भी बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, फॉर्मेट के साथ करेंगे। आउटफ्लो यानी कि पैसे जाने का रीजन क्या हो सकता है? भाई आपने रिडेम्पशन कर दिया शेयर्स का। रिडेम्पशन वर्ड का मतलब क्या होता है? पैसा वापस करना, और प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा वापस कर दिया, इक्विटी शेयर्स को बायबैक हो गया, आपने रिडेम्पशन कर दिया डिवेंचर्स का, लोन की आपने कर दी रीपेमेंट, ठीक है, आपने अपने बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट कर दी यानी कि वो कम हो गया। अब उसके अलावा जब आप पैसा उधार लेते हो तो उसके ऊपर भी आपको कुछ खर्चा करना पड़ता है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो भाई अगर आपको कोई इंटरेस्ट पे करना है अपनी बोरोइंग्स के ऊपर तो वो यहां पर आता है। आपने शेयर्स इशू करे हैं तो शेयर्स वालों को बदले में क्या देते हो रिटर्न में? डिविडेंड। तो कोई भी अगर आप डिविडेंड पे करते हो तो वो डिविडेंड पेड भी यहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने कुछ चीजें लिखी हैं जस्ट आपको ये समझाने के लिए कि बेसिकली तीन एक्टिविटीज होती क्या है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपकी मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, यानी कि जहां से आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, तो उसके अंदर इनफ्लो और आउटफ्लो देख लिया आपने। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब है आप अपना पैसा अदर देन योर बेसिक बिजनेस एक्टिविटीज कहां लगाते हो? एसेट्स और इन्वेस्टमेंट में, तो वहां से इनफ्लो आउटफ्लो देखा आपने। आपके बिजनेस से पैसा कहां से आता है? दो ही सोर्सेज होते हैं, ऑनर्स और बोरोड फंड, तो उनसे किस किस तरीके से इनफ्लो और आउटफ्लो होता है वो देखा आपने, ठीक है। अगर इंट्रोडक्शन हो गया, फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो जरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का अब हम सबसे पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं कि फॉर्मेट क्या है, क्योंकि अगर आपने फॉर्मेट को समझ लिया, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स अगर आपने उस चीज को समझ लिया ना, तो आपको कैश फ्लो सबसे इजी चैप्टर लगेगा। ये हमने सुना है कि कैश फ्लो बहुत टफ चैप्टर होता है, वो इसलिए टफ होता है क्योंकि बच्चे ना रटते हैं इस फॉर्मेट को। अगर आप रटोगे तो फंसोगे। लर्न करना है आपको ये फॉर्मेट, बट समझकर करना है कि क्या चीज क्यों ऐड हो रही है, क्यों लेस हो रही है। तो अब जरा मैं आपको प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट समझा रही हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर मैंने आपको बताया कि ये तीन एक्टिविटीज से मिलकर बनती है, जहां पर आप ये देख रहे हो कि कैश का फ्लो यानी कि इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे हो रहा है फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पहले हम तीनों एक्टिविटीज का फॉर्मेट समझेंगे, हम क्वेश्चंस पे फिर आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट, जिसके अंदर आपको चाहिए सिर्फ कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो फ्रॉम योर
ऑपरेशंस। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है नेट प्रॉफिट से। अब देखो पॉजिटिविटी के साथ मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि नेट प्रॉफिट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कभी नेट लॉस नहीं आएगा। तो नेट लॉस भी आ सकता है, तो आप इसको भी लिख कर रखिएगा, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है वर्किंग नोट नंबर 1, यानी कि आपको ये वाला जो अमाउंट है उसे निकालने के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, बट वो मैं आपको फॉर्मेट के बाद बताऊंगी। अब हमने क्यों नेट प्रॉफिट से स्टार्टिंग की, इसका एक रीजन है। आप सबसे पहले एक चीज समझिए कि हमने ना अपने कॉमर्स के बचपन में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था। उसके अंदर यहाँ पर आप क्रॉस प्रॉफिट लिखा करते थे, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और फिर यहां पर आता था आपका नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, हमें यही नेट प्रॉफिट चाहिए। आपको नेट प्रॉफिट के अंदर आपके सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम सब कुछ है। मैं कह रही हूँ मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो चाहिए, तो इसका मतलब मेरे काम की चीजें क्या है? देखो ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग ही होता है, ऑपरेटिंग इनकम ऑपरेटिंग ही है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये, यानी कि मेरे लिए ये दो चीजें मुझे हटानी है अपने नेट प्रॉफिट से। तो आपने नेट प्रॉफिट निकालते टाइम इन नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस किया होगा। मुझे हटाना है, नहीं मुझे नहीं चाहिए ये इनकम, तो माइनस कर दूंगी। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर रहे हैं। आपने इस नेट प्रॉफिट को निकालते टाइम इन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया होगा। मुझे नहीं चाहिए ये एक्सपेंसेस, तो जिसको मैंने माइनस किया उसको मैं क्या कर दूंगी? प्लस। तो देखो यहाँ मैंने लिखा है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब बात आती है कि आपने नेट प्रॉफिट से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि भाई जब हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालते हैं तो हमें मिलता ही जो कंक्लूजन है वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है, तो इसलिए स्टार्टिंग तो वहीं से होगी। तो इसीलिए, बट ये निकलेगा कैसे ये भी हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इस नेट प्रॉफिट में आप सबसे पहले ऐड करते हो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और लेस करते हैं आप नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब आपको रीजन पता चल गया कि क्यों ऐड और क्यों लेस कर रहे हैं, बिल्कुल रटने वाली चीज नहीं है। अब वो कौन से नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे जो आपको ऐड करने होंगे? बुक में बहुत लंबी चौड़ी टेबल है, बट मैं आपको मेन बता रही हूँ कि जो आपको आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करना ही करना है, ठीक है। इसके अलावा इसके बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने ये याद कर लिया इसके बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पे एक्रोनिम बनाई है विच इज नोन एज पेड लॉस। अब पेड लॉस से हमारा क्या मतलब है? यहाँ पर पी से मतलब होता है प्रीमियम पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स। देखो भाई आपने किसी से पैसा उधार लिया है, शेयर्स में पैसा उधार लिया है, डिवेंचर्स के टर्म से पैसा उधार लिया है, उस पे आप प्रीमियम पे करते हो, तो वो आपके बिजनेस ऑपरेशन से थोड़ी जुड़ा है, वो आपके फाइनेंशियल एक्टिविटी से जुड़ा है, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। चलो ठीक है, आपने ऐड करना है इसको। उसके बाद ए से है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है जब भी कभी हमारे फिक्स्ड इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है, जैसे कि गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, तो जब भी आपके इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू आपको घटती हुई दिखेगी तो उसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं, और ये आपका नॉन कैश एक्सपेंस है। इसके लिए कोई कैश नहीं पे किया आपने, आप यहाँ पे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग लिख रहे हो, दोनों चीजें होनी चाहिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई एक्सपेंस आपका ऑपरेटिंग होगा बट वो नॉन कैश होगा, वो कैश में होगा तो ही तो हम यहाँ लिखेंगे ना, नॉन कैश होगा तो नहीं लिखेंगे। तो वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे देखते हुए चल रहे हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक और चीज ऐड करी है, फिक्टिशियस एसेट। कुछ एसेट ऐसे भी होते हैं जिसको आपको राइट ऑफ करना होता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, तो ऐसी एक दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आई से होता है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट आप अपनी बोरोइंग्स पे पे करते हो, और बोरोइंग्स दो तरीके की होती है, या तो लॉन्ग टर्म होती है, शॉर्ट टर्म होती है, जैसे कि लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना, बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना, कोई हमने डिबेंचर्स ले रखे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना, तो वो सारी चीजें आपकी यहाँ आ जाएंगी। डी से है डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स कौन से वाले? टेंजिबल, जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, अगर फर्नीचर, इनको अगर आप इनकी वैल्यू कम होती हुई दिख रही है तो आपके लिए डेप्रिसिएशन है। लॉस, अगर कभी आपने फिक्स्ड एसेट्स को बेचा और उसके ऊपर आपको लॉस हुआ, एसेट को बेचना हमारा नॉर्मल बिजनेस का काम नहीं होता, नॉन ऑपरेटिंग है, तो ये आ जाएगा आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो पेड लॉस ध्यान रखना है, जहां पर पी का मतलब क्या है? प्रीमियम पेड। मेरे साथ आपने याद भी करना है, समझ लिया, अब याद करना है। पी का मतलब प्रीमियम पेड, ए का मतलब अमोर्टाइजेशन, आई का मतलब इंटरेस्ट, डी का मतलब डेप्रिसिएशन, एल का मतलब लॉस, ठीक है। मैंने पहले वाले में से प्रीमियम याद नहीं कराया, प्रीमियम पेड याद कराया, क्योंकि जब भी प्रीमियम पेड होगा सिर्फ तभी आएगा, अगर सिर्फ प्रीमियम होगा तो नहीं आएगा, इसलिए मैंने याद भी क्या करा आपको? प्रीमियम पेड याद कराया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है।
नेक्स्ट, अब नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम के लिए कौन सी इनकम है, ज्यादा इनकम नहीं है, तीन ही चीजें आपके पास जिसके लिए आपको याद रखना है। ड्रिप इनकम है, जब तक रिसीव नहीं है तब तक हमारे लिए वो इनकम नहीं है, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्योंकि देखो डिविडेंड रिसीव्ड होगा, आपने किसी के शेयर्स में पैसा लगा रखा है तो आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है। शेयर्स खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, यहाँ पे आएगा ही नहीं। रेंट रिसीव्ड, अगेन आपने बिल्डिंग में पैसा लगाया, उसको रेंट पे दिया कमर्शियल पर्पस के लिए, तो आपके पास रेंट आ रहा है, तो इन्वेस्टिंग से जुड़ा है, यहाँ नहीं आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगेन आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है। प्रॉफिट ऑन सेल कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, ये सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है बेसिकली, तो इसलिए हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, हमने लेस कर दिया। तो भाई कौन कौन सी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है? ड्रिप है, डिविडेंड, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ठीक है। डी फॉर डिविडेंड, आर फॉर रेंट, आई फॉर इंटरेस्ट, पी फॉर प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है, याद हो गया। जब आप इसको कर लेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और अगर आपने रेशो वाला चैप्टर पढ़ लिया है तो जब मैंने वहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो वाला कॉन्सेप्ट समझाया था तो वहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला भी समझाया था, तो वो यही फॉर्मूला यूज किया था हमने वहां, जो हमने यहाँ सॉल्व किया है। नेट प्रॉफिट में प्लस करने हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और माइनस करने हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तब जाके हमें मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो वही निकल कर आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, किसके बिफोर? वर्किंग कैपिटल। अब आप मुझे बताएंगे वर्किंग कैपिटल क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वेरी गुड, इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। आप कह रहे हो कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया है वर्किंग कैपिटल से पहले, यानी कि अभी तक आपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से आने वाले कैश के इनफ्लो आउटफ्लो को नहीं देखा है। इसका मतलब अगली बारी अब किसकी होगी? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की। तो इसने आपका बेस बना दिया आगे का कि आगे क्या करना है। अब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल चुका है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है एसेट्स और लायबिलिटीज। अब अगर मैं एसेट से बात करूं तो एसेट से कैश का इनफ्लो कब होगा? जब एसेट्स बढ़ेंगे या घटेंगे? जब घटेंगे, क्योंकि हम ये मानेंगे कि हो सकता है हमारे डेटर्स अगर कम हो गए, डेटर से पैसा आ चुका है, स्टॉक कम हो गया तो इसका मतलब हमारा स्टॉक सेल ऑफ हो गया। और इसी तरीके से अगर मैं लायबिलिटी साइड से सोचूं करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो इनफ्लो होगा या घटेगी तो? जब आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब वो इनफ्लो है, क्योंकि अगर घट रही है इसका मतलब आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हो, बिल्स की पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो आपको यहीं से आपका आंसर मिल चुका है कि आप ऐड करोगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, क्योंकि ये शो करेगा आपका इनफ्लो ऑफ कैश। वहीं पे इसका रिवर्स यानी कि डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स ये शो करेगा आउटफ्लो ऑफ कैश। तो इसलिए इसको ऐड और इसको लेस किया जाता है। जब आप ये सब कर लेते हो तो आपको मिलेगा नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कि आपने अपने ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट कर लिया। यहां तक हमें ये तो पता चल चुका है। अब उसके बाद की कहानी क्या है, फिर हमें टैक्स पे करना होता है, तो हम यहाँ से टैक्स पे करते हैं। इन केस ऑफ कभी अगर रिफंड आ जाता है टैक्स का तो वो आप साथ में ऐड कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद मिलता है आपको कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और मैं आपको कहूं यहां तक आपका ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। ये जो आगे की लाइनें आपको दिख रही हैं बहुत रेयर देखने को मिलेंगी, ठीक है। बेसिकली आपका आंसर यहीं पे आ जाता है, यहां तक आपका आंसर आ चुका होता है। इसमें आप ऐड करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम कैसी? जैसे कि कभी हमें कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो आपके बिजनेस से बिल्कुल हटकर है, पर है ना तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बिल्कुल हटके आपको कोई पैसा मिल रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो उसे आप बोलेंगे क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। ऐसे आपको कोई नुकसान हो गया, तो कोई अर्थक्वेक आ गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, जिसकी वजह से आपको कोई लॉस हो गया है, तो उसे आप बोलेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। तो इनकम ऐड करनी, एक्सपेंस लेस करना है, फाइनल आंसर आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम, अगर वो आंसर पॉजिटिव आया तो। और अगर वो आंसर नेगेटिव आया तो लिखेंगे यूज्ड इन, आप लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ गए? तो बस इतना सा ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट, और अगर ये समझ लिया तो 50% चैप्टर समझ लिया। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तो हलवा लड्डू है बिल्कुल, यही है मेन। चलो तो स्टार्ट करते हैं अब अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमने ये देखा कि देखो हमारे जो बिजनेस ऑपरेशन होते हैं ना वो हर जगह फैले होते हैं। तो जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हो आपको अपने क्वेश्चन के हर एक एस्पेक्ट को देखना पड़ता है। वहां पर आपको इक्विटीज भी देखनी पड़ती हैं, लाइबिलिटीज भी देखनी पड़ती हैं, एसेट्स भी देखने पड़ते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देखनी पड़ेगी। लेकिन जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की तरफ आओगे ना, आप देख रहे हो फॉर्मेट कम हो चुका है। जहां हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2 बोर्ड में कंप्लीट किया, वहां पे मैंने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक ही बोर्ड में लिख दिया है। तो यहाँ पर अब जो स्कोप है वो थोड़ा लिमिटेड हो जाएगा। जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे ना,
तो आपका फोकस सिर्फ कहां रहना चाहिए, नॉन करंट एसेट्स पे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे, और जो भी आपको क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी होगी आप सिर्फ उसको देखोगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत ज्यादा आपको पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हमने ये समझा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो जनरेट कहां हो सकता है, फिक्स्ड एसेट्स, आपकी इन्वेस्टमेंट्स और उनसे आने वाली इनकम। जैसे कि अगर आपके फिक्स्ड एसेट्स आप बेच रहे हो तो पैसा आएगा, इनफ्लो होगा, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, जैसे कि आपका फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, गुडविल, पेटेंट्स, कुछ भी हो सकता है। उसी तरीके से अगर आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सेल ऑफ हो रही हो तो वहां से भी पैसा आएगा, लंबे समय वाली इन्वेस्टमेंट, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपकी इसका पार्ट नहीं होती है। अब देखो, जो आपने यहां पर पैसा खर्च किया होगा, आपने फिक्स एसेट एक बिल्डिंग खरीदी, आपने उस बिल्डिंग को कमर्शियल पर्पस के लिए आपने रेंट पे दे दिया, तो वहां से आपके पास रेंट रिसीव होगा, यहाँ की इनकम है। आपने किसी शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट कर रखा है, वहां से आपको डिविडेंड रिसीव होगा, यहाँ की इनकम है। आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट परचेज कर रखी है, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है, यहाँ की इनकम है। याद है हमने ऑपरेटिंग में नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम पढ़ा था, ड्रिप, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल, तो सारा ड्रिप यहीं आ जाता है और ड्रिप का ड्राई यहां रह जाता है, पी अपने आप सेल में कवर हो जाता है, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो यहीं पे कवर हो जाएगा, सेल वैल्यू में इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो ये जो जितने भी मैंने ऊपर लिखे हैं ये शो करते हैं इनफ्लो ऑफ कैश, तो इसलिए यहां पर मैंने पॉजिटिव रखा इसको। बट अगर वहीं पर आप फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते हैं तो पैसा जाएगा ना आपके पास से, तो आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करेगा, चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो। लाइकवाइज अगर आप नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को परचेज करते हो तो भी आपके पास से आउटफ्लो होगा। तो ये दोनों आप देख रहे हो, मैंने आउटफ्लो को यहाँ नेगेटिव यानी कि ब्रैकेट लगा के इसको नेगेटिव बैलेंस शो किया है। नेट इफेक्ट निकालोगे, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बट वहीं पे अगर आपका बैलेंस नेगेटिव आ जाता है तो आप क्या लिखते हैं उसके लिए, यूज्ड इन। क्लियर हो गई बात, इन्वेस्टिंग क्लियर। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमारी थर्ड एक्टिविटी होती है। फाइनेंस यानी कि पैसा, पैसे आने के दो ही रास्ते हैं किसी भी कंपनी में, बोरोड फंड और ऑनर्स फंड। अब यहां पर जब बोरोड फंड और ऑनर्स फंड की बात करते हो, इसका मतलब यहां जो आपका बेसिक जो मतलब आपका कंसंट्रेशन जो आपको करना है, जो फोकस रहेगा वो रहेगा शेयर कैपिटल पे, आपके रिजर्व्स पे यानी कि पूरा शेयर होल्डर फंड, प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, प्लस कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो यहां आपका फोकस इस तक रहेगा, क्योंकि यही सोर्सेज है जहां से आपके पास पैसे आएंगे और जिसको आप पैसा अगर पे कर दोगे तो पैसा चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इनफ्लो कहां से होता है, अगर आप शेयर्स इश्यू करते हैं तो शेयर कैपिटल, चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो चाहे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, अगर आप उसे इश्यू करते हैं तो पैसा आता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ज्यादा से ज्यादा आपको क्या देखने को मिल सकता है, डिवेंचर्स देखने को मिल सकते हैं, लोन फ्रॉम बैंक देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी अगर बढ़ रही हैं तो वो भी आपके लिए इनफ्लो को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब बैंक आपको पैसा ही तो देता है, एक तरीके का शॉर्ट टर्म लोन होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके अलावा कैश क्रेडिट के नाम से भी हो सकता है, बट बहुत रेयर है कि ये चीज आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस आपको इंक्रीज होता हुआ दिखे, हो सकता है हमने शेयर्स प्रीमियम पे इश्यू करे हो तो रिजर्व बढ़ रहा होता है उस केस में, तो वहां पर भी आप इनफ्लो को रिप्रेजेंट करता है ये। अब इसी के अपोजिट की अगर मैं बात करूं तो रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है, रीपेमेंट, बट रिडेम्पशन वर्ड सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम इक्विटी शेयर्स का पैसा वापस करते हैं ना तो उसे बाय बैक ऑफ शेयर्स कहते हैं, ठीक है। तो रिडेम्पशन का मतलब क्या है, पैसे का जाना, बायबैक का मतलब भी है पैसे का जाना, आउटफ्लो है। अगर आप अपने शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को रीपे कर रहे हो यानी कि आपको बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कम होता दिख रहा है, इसका मतलब पैसे का आउटफ्लो हो रहा है। डिक्रीज इन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, हो सकता है रिडेम्पशन आपने प्रीमियम पे किया हो तो तब आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है, तो रिजर्व्स कम हो सकते हैं। डिविडेंड पेड, हर तरीके का डिविडेंड, चाहे कोई सा भी डिविडेंड लिखा हो, वो फाइनल डिविडेंड के नाम से लिखा हो, इंटरिम डिविडेंड के नाम से लिखा हो, प्रपोज डिविडेंड के नाम से लिखा हो, बट ये है क्या, ये भी डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि डिविडेंड पेड अगर होगा तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि किसी ने आपके यहाँ के शेयर्स खरीदे हैं, अब आप उसे डिविडेंड दोगे, किसी ने आपको पैसा उधार दिया है तो आप इंटरेस्ट पे करोगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी अगर है तो वो भी यही आता है। ये स्टार्टिंग के तीन आपके
कैश के इनफ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद के सारे आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन यहाँ पे आप नेट इफेक्ट निकालोगे तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम आया, पॉजिटिव आया तो फ्लो फ्रॉम, नेगेटिव आया तो यूज्ड इन। अभी हमने सिर्फ तीनों एक्टिविटीज का फॉर्मेट सीखा है कि तीनों एक्टिविटीज में क्या क्या आता है। अब जब हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड होती है तो लास्ट के कुछ हमारे स्टेप्स हैं वो भी हम देख लेते हैं, फिर पूरा फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। अब तीनों एक्टिविटीज को बनाने के बाद आपको एक नेट इफेक्ट निकालना होता है, यानी कि तीनों एक्टिविटीज का एक आंसर आया होगा आपका, ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का, फाइनेंसिंग का, तीनों एक्टिविटीज के आंसर को आपको प्लस करना है। कुछ उसमें नेगेटिव भी होंगे, कुछ पॉजिटिव भी होंगे। तो अगर तीनों एक्टिविटी का नेट इफेक्ट निकाल के आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो हम लिखते हैं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बट अगर वही आंसर नेगेटिव आता है, यानी कि इन तीनों का सम नेगेटिव बन रहा है, तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, उसके बाद आपको ऐड करना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग का मतलब क्या है, जो आपका प्रीवियस ईयर का बैलेंस आपको बैलेंस शीट में दे रखा होगा, कैश इन हैंड का, कैश एट बैंक का, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिखा है, करंट इन्वेस्टमेंट लिखा है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज लिखी है, चेक्स इन हैंड लिखा है, तो वही सारे आपके ओपनिंग बैलेंसेस को आपको प्लस करना है और एक साथ लिख देना है। इन दोनों को सम अप करके, यानी कि इन दोनों को ऐड ऑन करके आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और अगर ये आंसर आपके बुक के करंट ईयर के बैलेंस के साथ मैच हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के, दैट मींस आपकी पूरी कैश फ्लो में कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर मैच हो गया। जैसे लास्ट में बैलेंस शीट होती है ना, एक तरीके से आपका आंसर यहाँ पे टैली हो जाता है और इसी के साथ हमारी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो एंड हो जाती है। अभी हमने सिर्फ फॉर्मेट पढ़ा है, लेकिन इस फॉर्मेट के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग के स्टार्टिंग में था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना, अभी वो हमें सीखना है। एक कॉन्सेप्ट सीखना है प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ये सब क्या होते हैं, इनका ट्रीटमेंट क्या है, ये सब चीजें हमें सीखनी है। ठीक है, तो वो हम अब इसके आगे सीखेंगे। हमने पूरा फॉर्मेट पढ़ लिया कैश फ्लो स्टेटमेंट का कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरीके से बनाई जाती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। बट हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी की स्टार्टिंग की थी ना, तो देखो आप लोगों ने लिखा है वहां पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और उसके आगे आपने ब्रैकेट में लिखा वर्किंग नोट। वो वर्किंग नोट अब ये है आपका कि आपको वो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए थोड़ा सा कुछ काम करना पड़ता है। ठीक है, वो क्या काम है, देखो आपको ना बैलेंस शीट गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, या फिर प्रॉफिट दे रखा होगा, बट वो प्रॉफिट होगा आफ्टर टैक्स, तो वो नेट प्रॉफिट होता है आपका आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब वो आफ्टर टैक्स का प्रॉफिट बेसिकली आपको कैसे मिलेगा, आपको 2 साल की बैलेंस शीट दे रखी होती है, मतलब एक आपका प्रीवियस ईयर और एक आपका करंट ईयर, तो ये आपका निकलेगा करंट ईयर के बैलेंस में से प्रीवियस ईयर के बैलेंस को माइनस करके। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर सरप्लस लिखा हुआ है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें प्रीवियस ईयर का बैलेंस लिखा हुआ है 2 लाख और करंट ईयर का बैलेंस लिखा हुआ है 3 लाख। तो कितना नेट प्रॉफिट जनरेट किया आपने पिछले साल से इस साल में? पिछले साल 2 लाख था, इस साल 3 लाख का दिख रहा है एंड में, तो 1 लाख का जनरेट किया ना, तो आप बेसिकली यहाँ पे वो डिफरेंस लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इसके अंदर ऐड करनी है कुछ चीजें, जिसके लिए आप याद रख सकते हो एक एक्रोनिम पीपी टाई। ठीक है, अब ये पीपी टाई क्या है, अब ये चीज हम क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते टाइम में सारी चीजों को लेस कर दिया था, हमें बिफोर चाहिए सारी चीजें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब चीजों को ऐड बैक करना पड़ेगा। तो जिसमें सबसे पहला है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स के ऊपर हम थोड़ा सा भी डिस्कशन करेंगे आगे, तो मैं बहुत ज्यादा भी यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, सिर्फ एक इंट्रो देती हूँ कि प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब क्या है। देखो हमें हर साल टैक्स पे करना होता है, बट वो कितना होगा ये डिपेंड करता है हमारे नेट प्रॉफिट पे, जो एट द एंड हमें पता चलेगा। बट उस टैक्स को पे करने के लिए हम अपने प्रॉफिट में से हर साल कुछ पैसा जोड़कर रखते हैं, एक प्रोविजन बना के रखते हैं कि शायद हमें इतना टैक्स पे करना पड़ सकता है। वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, एक्चुअल टैक्स आपका ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट हम एक अनुमान लगाते हुए एज पर आवर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हम एक अनुमान लगाते हैं कि शायद हमें इतना टैक्स पे करना पड़ जाएगा, तो प्रोविजन फॉर टैक्स बोलते हैं उसे। अब ये कितना ऐड होगा, कितना लेस होगा, ये सब चीजें मैं अभी आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। दूसरा आता है हमारे पास प्रपोज्ड डिविडेंड, इसके ऊपर भी हम फर्दर डिस्कशन करेंगे, कुछ चीजें हमें नोट डाउन करनी है, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। प्रपोज डिविडेंड किस पे पे किया जाता होगा, शेयर्स के ऊपर, तो शेयर्स के ऊपर जो आपने डिविडेंड पे किए होंगे वो आपको यहाँ पे ऐड बैक करने होते हैं। उसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, आपका जनरल रिजर्व पहले 40,000 का था, 50,000 का दिख रहा है, इसका मतलब आपने 10,000 रुपए नेट प्रॉफिट में से निकाल लिए होंगे, तो वो आपको ऐड करने होते हैं। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है,
अभी इसके ऊपर भी हम लोग एक डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि जहां डिविडेंड है उसका मतलब क्या है, शेयर्स पे दिया है हमने रिटर्न। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस क्या है, याद है आपने ऑपरेटिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस लेस किया नीचे जाके, वो यहाँ पे आपको ऐड करने होते हैं पहले, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस कैसे वाले, वही कि अगर अर्थक्वेक आ गया या कोई फ्लड आ गई तो उसके से कोई आपको अबनॉर्मल लॉस हो रहा है तो वो आपको यहाँ पर ऐड करना होता है, ठीक है। लेस क्या करना होगा, रिफंड ऑफ टैक्स, आपने वहां पे रिफंड ऑफ टैक्स ऐड किया है ऑपरेटिंग के अंदर, यहाँ उसको आप क्या करेंगे, लेस, ठीक है। रिफंड ऑफ टैक्स यानी कि हो सकता है आपने जितना सोचा हो उतना टैक्स आपने ज्यादा पे कर दिया था तो पैसा आपके पास वापस आ गया है, ठीक है। तो रिफंड ऑफ टैक्स होगा, आपने पहले ऐड कर रखा होगा, अब उसे आप क्या कर देंगे, लेस। जिस तरीके से एक्सपेंसेस को आप यहाँ ऐड कर रहे हो, इनकम को आप क्या करोगे, लेस। जैसे कि कोई कंपेंसेशन आपने रिसीव किया है, कोई क्लेम आप रिसीव कर रहे हो इंश्योरेंस कंपनी से, तो वो सारे आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम होते हैं। जब आप ये पूरा कर लेते हो एडजस्टमेंट, तब जाके आपको ऑपरेटिंग का फर्स्ट चीज मिलती है विच इज नेट प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये आंसर पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आएगा तो लॉस है। ये चीज यहां भी अप्लाई होती है कि अगर आपको क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का बैलेंस पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट है और नेगेटिव आता है तो लॉस है, ठीक है। आपको दो जगह टैक्स को देखना है। एक आप टैक्स देख रहे हो, सबसे पहले वर्किंग नोट बनाते टाइम हमने अभी पीपीटी में पढ़ा प्रोविजन फॉर टैक्स, एक तो यहां आपको देखना है। दूसरा, जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाओगे तब आपके पास आएगा लेस टैक्स पेड बिल्कुल एंड में जाकर, ठीक है। अब बात आती है कि कहां कौन सा अमाउंट लिखा जाएगा। क्वेश्चन में हमें दो अमाउंट दे रखे हैं, लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। तो मैंने आपको सिंपल से एक बात बताई, अगर सिर्फ इतना गिवन है तो जो आपका करंट ईयर का बैलेंस है उसे आप प्रोविजन फॉर टैक्स मानोगे जब आप वर्किंग नोट में जो ऐड करते हो वो, क्योंकि हमारी एक अजम्पशन होती है कि हम मानकर चल रहे हैं कि जितना हमने पिछले साल सोचा था ना कि हम टैक्स पे करेंगे, वही हमने टैक्स इस साल पे किया होगा, इसलिए जो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है उससे तो हम टैक्स पेड मान लेते हैं और टैक्स पेड आप ऑपरेटिंग में लिख रहे होते हो। लेकिन जो इस साल आप प्रोविजन बनाकर बैठे हो, अब उसकी बारी तो फिर अगले साल आएगी ना, तो इसीलिए उसको हम ये मान के चलते हैं कि वो तो हमने इस साल प्रोविजन बना लिया है, कितना पे करेंगे ये हम अगले साल देखेंगे, क्योंकि आज हम प्रिपरेशन कर रहे हैं कल की बेसिकली। तो इसीलिए इसको यहां पर ऐड बैक किया जाता है। तो क्लियर हो गया कि प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या लिखना है और टैक्स पेड में क्या लिखना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। बट अगर कोई तीसरी इंफॉर्मेशन भी आ गई तो उन्होंने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी दिया, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर भी दिया, नीचे खुद बता दिया टैक्स पेड कितना है, तो अब आपके लिए थोड़ी सी कहानी अलग हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, आप अकाउंट बनाएंगे सिंपल। सबसे पहले प्रीवियस ईयर का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, जैसे नॉर्मल अकाउंट बनाते हैं। अगर वो खुद दे दे टैक्स पेड तो लिख देना यहाँ पे टैक्स पेड। भाई देखो, आप प्रोविजन अकाउंट बना रहे हो, जितने से आप टैक्स पे कर दोगे उतने से प्रोविजन कम हो जाएगा ना, यहीं से तो पैसा निकलता है, इसलिए आपने इसको डेबिट साइड में लिखा है। तो टैक्स पेड आप यहां लिख दोगे, जो डिफरेंस होगा वो करंट ईयर का प्रोविजन आ जाएगा। आपको ये दो चीजें चाहिए बेसिकली, सिर्फ ये दो चीजें। अगर क्वेश्चन में ये दो चीजें गिवन नहीं है तो इन दोनों से ही काम चला रहे हो आप अपने आप। लेकिन अगर क्वेश्चन खुद दे देता है कोई तीसरी इंफॉर्मेशन तो चौथी हमें खुद निकालनी है। अब आप मुझे खुद बताओ, ये टैक्स पेड कहां लिखा जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इसको आप कहां यूज करोगे, इसे आप यूज करोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। और इसे आप कहां यूज करोगे, वर्किंग नोट, अपने वर्किंग नोट नंबर 1 में ऐड करोगे। आप इसे क्या करेंगे, लेस, और इसे आप क्या करेंगे, ऐड। बस सिंपल सी बात है। अच्छा, क्वेश्चन में अगर उन्होंने प्रोविजन दे दिया तो आप ये निकाल लोगे टैक्स पेड खुद से बैलेंस करके। बट अकाउंट सिर्फ तब बनाना जब तीसरी इंफॉर्मेशन हो। तो अगर सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है तो ये काम करना ही नहीं है, फिर तो सिंपल आपके पास आंसर है, ठीक है। तो डिविडेंड ऑन शेयर्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर, क्योंकि हमने वर्किंग नोट के अंदर लिखा था कि कुछ डिविडेंड्स होते हैं जो हमें ऐड ऑन करने होते हैं। तो डिविडेंड बेसिकली आपको शेयर्स के ऊपर दो तरीके के पे करने होते हैं। एक का नाम है इंटरिम डिविडेंड और दूसरा है हमारे पास फाइनल डिविडेंड या प्रपोज डिविडेंड, कुछ भी आप कह सकते हो। जो इंटरिम डिविडेंड्स होते हैं बेसिकली वो इक्विटी शेयर्स के ऊपर पे किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, हमें ये बात पता है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं कि इक्विटी वालों से पहले डिविडेंड उन्हें पे किया जाएगा। जब रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होता है तो उसके अंदर भी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है पैसा, उसके बाद इक्विटी वालों को मिलता है। तो क्योंकि उनके पास ये प्रेफरेंशियल राइट है तो मैंडेटरी होता है कि प्रेफरेंस डिविडेंड दिया ही जाता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पे किया जाता है, ठीक है। और ये कब पे किया जाता है, हर कंपनी की एक एजीएम होती है,
एनुअल जनरल मीटिंग जो साल के एंड में होती है, जिसके अंदर डिविडेंड का डिक्लेरेशन होता है, यानी कि डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। डिविडेंड डिक्लेयर करने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि डिविडेंड पे किया जा रहा है, सिर्फ हमने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, डिक्लेरेशन किया है कि डिविडेंड पे किया जाएगा, और जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है उस दिन से वो डिविडेंड कंपनी की करंट लायबिलिटी बन जाता है। तो एक बात तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि जो डिविडेंड डिक्लेरेशन होता है वो क्या है, हमारे लिए करंट लायबिलिटी होती है। बट ये तो कंपनी की एजीएम में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए हो गया, प्रेफरेंस के लिए हो सकता है इक्विटी के लिए भी हो, बट इक्विटी वालों के लिए कंफर्म नहीं होता कि उनको डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, पैसा बचेगा तो मिलेगा, प्रॉफिट नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। तो समटाइम्स जो कंपनी होती है वो विदाउट एनी एजीएम कभी भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकती है, वो हमारा इंटरिम डिविडेंड हो गया, ठीक है। लेकिन जब फाइनल और प्रपोज डिविडेंड होता है वो दोनों के लिए हो सकता है, इक्विटी और प्रेफरेंस के लिए। अब एक बात और आपको नोट करनी है कि अगर इंटरिम डिविडेंड है इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर तो ये कंपलसरी हो जाएगा कि आपको प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना ही पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन मेंशन करे या ना करे। अगर आपने इंटरिम डिविडेंड पे किया है और आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, उसका परसेंटेज भी आपके पास है, तो आपको यहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड खुद से पे करना पड़ेगा। तो ये चीज आप क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी बात आपको नोट करनी है, जो मैंने अभी आपको बताया कि एजीएम में डिक्लेयर होता है डिविडेंड, जो इस साल डिक्लेयर हुआ है ना वो नेक्स्ट ईयर पे किया जाएगा। इसका मतलब जो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड होता है वही नेक्स्ट ईयर पे किया जाता है, यानी कि जो हम करंट ईयर देख रहे होंगे। ये तो प्रपोज डिविडेंड जो प्रीवियस ईयर का होगा आपको सिर्फ उसी को ही कंसिडर करना है। करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड आप कहीं भी यूज नहीं करोगे, वो दे रखा होगा लेकिन आपको यूज नहीं करना, ठीक है। और उसको आप यूज कैसे करोगे, जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हो तो वहां पर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के टाइम उसको ऐड करना है और आप उसे फिर सेकेंड टाइम यूज करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर एज एन आउटफ्लो, यानी कि आप उसे करेंगे डिडक्ट, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट है हमारा डिविडेंड ऑन शेयर्स का।